स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर उत्तराखंड वन दरोगा की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी की कड़ी में यह आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो आज का जो आपका वीडियो होगा यह आपका हिंदी और इंग्लिश यानी बाईलैंग्वेज रखा गया है, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रखा जाए। तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो ये सब्सक्राइब वाला आपको बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसे लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, बारिश की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है? व्हाट कॉजेज रेन ड्रॉप्स टू बी सर्कुलर? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव, यानी जो सरफेस टेंशन होता है इसी के कारण आपकी जो बारिश की जो रेन ड्रॉप्स होती है वह आपकी सर्कुलर शेप की होती है। और जो पृष्ठ तनाव यानी आपका सरफेस टेंशन होता है, इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है किसी द्रव के सतह का एक विशिष्ट गुण होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें इसको, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्थता, जिसको कहा जाता है कि इलास्टिसिटी का गुण प्रदर्शित करता है। और जो पृष्ठ तनाव होता है इसी के कारण जो लिक्विड्स होते हैं, जितने भी आपके द्रव होते हैं, वह अपने सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। तो पृष्ठ तनाव से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, किडनी स्टोन मुख्य रूप से किसका बना होता है? किडनी स्टोन इज मेनली मेड अप ऑफ। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका किडनी स्टोन है यह आपका कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। और जो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaC2O4। तो इसी को आपका कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस इसमें प्रवाहित करते हैं आपका, तो आपकी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रक्रिया से भी बनता है। और आप सभी लोगों को इसकी रिएक्शन वैसे पता होगी कि जो आपका CaOH का होल ट्वाइस जो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें जब CO2 गैस आपकी प्रवाहित की जाती है तब आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और तो साथ में आपका पानी बनता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो आपका जो अगला प्रश्न है वो है, एस्टिग्मैटिज्म ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू क्योर एस्टिग्मैटिज्म? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एस्टिग्मैटिज्म बीमारी होती है यह आंखों से संबंधित है, और इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि एस्टिग्मैटिज्म होता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है जो आंख के कॉर्निया के अनियमित आकार के कारण होता है। तो यानी आपका जो आंख का रेटिना होता है इस बीमारी के कारण उसकी शेप थोड़ा चेंज होने लगती है। इससे जो आपके आंख में जो रेटिना पर जो रोशनी केंद्रित होती है वह नहीं हो पाती है, यानी आपकी जो लाइट होती है वह फोकस नहीं हो पाती है, और जिसके कारण आपका आंख में धुंधलापन आ जाता है। तो इसी बीमारी को एस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिए आपका सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आर फाउंड इन विच ह्यूमन ऑर्गन?
और आपको जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए आंत्र में। तो जो आपके इंस्टेंटाइन होती है वहाँ पर इंस्टेंटाइन में आपके जो कॉलीफॉर्म जीवाणु हैं यह पाए जाते हैं। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉलीफॉर्म जीवाणु होता है यह पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए सूचक अवयव यानी पैरामीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है यह मिट्टी, खराब सब्जी, गंदे जल आदि में पाया जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है किस गैस का प्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है? विच गैस इज यूज टू मेक वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और जो यह अभिक्रिया होती है इसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है तो इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के समय हम निकेल उत्प्रेरक का यूज करते हैं इस अभिक्रिया के लिए। और जो यह अभिक्रिया होती है इसमें हम करते हैं क्या कि जो आपके असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों में बदलने की क्रिया होती है, इसी को आपका हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका जो जाइलम होते हैं ऑप्शन बी जल का वहन यानी जो वाटर कैरिंग वाटर सप्लाई करने का काम करते हैं जो जाइलम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पौधों में जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसके लिए आपके दो प्रकार के उत्तम उतक होते हैं जो टिश्यू होते हैं वह काम करते हैं। तो पहले को तो आपका जो कहा जाता है जाइलम और दूसरा होता है उसे कहा जाता है फ्लोएम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इन्हें संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। और जो जाइलम और जो फ्लोएम है ये दोनों के दोनों आपके जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जाइलम और फ्लोएम पौधों में जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। और जो आपका जाइलम होता है यह संवहनी ऊतक होता है जो पानी और जो आपके खनिज लवण होता है इनको जड़ से अवशोषित कर पौधे तक पहुंचाता है। और जो आपका फ्लोएम होता है यह संवहनी ऊतक है जो पौधे के हरे भाग से पौधे के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपका खाना यानी जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं उनको स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको साथ में ध्यान में रखनी है और साथ ही में आपको वीडियो लाइक करना है और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब करना है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ताजमहल बिकमिंग येलो? और आपका जो सही जवाब होगा इसमें यह होगा ऑप्शन ए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक ये वायु प्रदूषक है तो वायु प्रदूषण के कारण आपका जो ताजमहल है उसमें लगा जो आपका संगमरमर है वह पीला पड़ने लगा है। तो इसके लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है डायनमो का सिद्धांत आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज वेस्टर्न। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आपका डायनमो कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना कि डायनमो करता क्या है कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है अगर मोटर के बारे में पूछा है तो मोटर उल्टा काम करती है। मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम
फाउंड इन। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें जो आपका मेन कंटेंट होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो ये आपका मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में मुख्यतः पाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यकृत। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लीवर है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इससे संबंधित जो कुछ आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है अवॉर्ड ग्रंथि यह मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए सबसे बड़ी तो वह होगी थायराइड ग्लैंड। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है यह आपके दो हार्मोन्स को आपको स्रावित करती है, जैसे कि एक होता है T4 और दूसरा होता है T3। तो जो T4 होता है इसका नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और जो T3 होता है इसको कहा जाता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये दोनों हार्मोन्स आपके थायराइड ग्लैंड से स्रावित होते हैं। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है ये आपके वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और साथ ही में जो आपका जो ब्लड में आपका शुगर लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड की मात्रा होती है, इनको कम कर देता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है अवॉर्ड ग्रंथि इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है कभी पूछा जाए तो जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का, और जो पीयूष ग्रंथि होती है इनके द्वारा थायराइड ग्लैंड को आपका कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल इज। और सही जवाब होगा आपका जो कोशिका में पाए जाने वाला आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वह होता है आपका डीएनए, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है। डी जो आपका डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है यह जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु को डीएनए यानी आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। साथ ही में आपको रखना है कि याद कि जो डीएनए होता है यह अणु चार अलग अलग वस्तुओं से बनता है, उन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो वो चार वस्तुएं कौन सी है जिनसे डीएनए बना होता है और जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पे आता है आपका एडेनिन, दूसरे नंबर पे आता है ग्वानिन, तीसरे नंबर पे आता है थाइमिन और चौथे पे आता है साइटोसिन। तो इन चार चीज़ों से आपका डीएनए बना होता है और इन चार चीज़ों को ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है जीन है, जीन इज। तो आपको बताना है कि जीन होता क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डीएनए का भाग यानी पार्ट ऑफ डीएनए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुणसूत्रों पर स्थित जो डीएनए होता है वो सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, उनको जीन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो जीन होता है यह करता क्या है कि आपके जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपका स्थानांतरण करने का कार्य करता है। और उसमें आपके जो जीन होते हैं इसमें आपके जो है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वह रहती है और यह आपका प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है आनुवंशिकी की इकाई है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी जीन। तो जो आनुवंशिकी और जेनेटिक्स होती है इसकी यूनिट होती है आपका जीन। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज एन इमेज फॉर्म? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेटिना। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव नेत्र का जो भाग होता है रेटिना, यहाँ पर ही आपकी इमेज बनती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, रुधिर दाब तथा हृदय गति किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाती है? ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आर इंक्रीज बाय विच हार्मोन? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एड्रिनल हार्मोन्स होता है, इसी के कारण आपका जो ब्लड प्रेशर और जो आपकी हार्ट रेट होती है वह इंक्रीज कर जाती है। इसी हार्मोन को आपका डू और डाई हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में करो या मरो। तो इसी का अगला नाम होता है करो या मरो हार्मोन्स। डू और डाई हार्मोन्स के नाम से एड्रेनलिन को जाना जाता है जब भी हम किसी उत्तेजना में या किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर संकट वाली, डरने वाली, तो वहाँ पर हमारा एड्रेनलिन हार्मोन्स आपका स्रावित होता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि आहार नाल जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका सबसे लंबा पार्ट होता है छोटी आंत। फिर आपका अगला प्रश्न है वो है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल नॉन एज। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको ध्यान रखना है, और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है यह एक आपका विशिष्ट यौगिक होता है जो सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। यानी वह ऊर्जा को वहन भी करता है, वाहक भी होता है, और साथ ही में ऊर्जा का संग्राहक यानी ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, इसको स्टोर करने का कार्य भी करता है। तो इसीलिए आपका एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन एन ओजोन मॉलिक्यूल? आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3। तो जो आपका ओजोन का एक मॉलिक्यूल होता है वो आपका 3 ऑक्सीजन जो आपके परमाणु होते हैं उनसे बना होता है, और वो आपका ओजोन का जो आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वह होता है O3। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 5। यानी जो आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, यह 5 परतों में डिवाइड है। और आप उनको 5 परतों का आपको जो नाम ध्यान रखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली है, हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल जिसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। फिर होता है समताप मंडल जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर होता है मध्यम मंडल जिसे बोलते हैं मेसोस्फेयर। फिर होता है ताप मंडल जिसे बोलते हैं थर्मोस्फेयर। एंड लास्ट होता है आपका वायुमंडल जिसे बोलता है एक्सोस्फेयर। तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल 5 लेयर्स में आपका डिवाइड है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं इन ह्यूमन हार्ट फाउंड, आपको बताना है कि जो मानव का हृदय होता है इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, 3 चैम्बर। ऑप्शन बी, 2 चैम्बर। ऑप्शन सी, 5 चैम्बर। ऑप्शन डी, 4 चैम्बर। तो आप सभी लोगों को इसका जवाब कमेंट कर कमेंट बॉक्स में देना है कि मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं। साथ ही में आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर इसका जवाब जरूर बताएं। साथ ही में आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।